चलिए अब आज टेंस की शुरुआत करते हैं। वो जो टेंस के बारे में आपने सुन रखा है और कई बार कोशिश भी किया है कि इसको ठीक से हम समझें और समझ में नहीं आया, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते, क्लियर नहीं होता, कई बार गलतियां हो जाती हैं, अक्सर गलतियां होती है। और जैसा आप उसको करके दिखाते हैं टीचर्स गलतियां काट देते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, आपको लगता है कि हमें आता है। अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, अभी तक कितने लोगों को बताया, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस चीज़ में, कि उस तरीके से किसी की गलती नहीं होती। बस ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस और अटेंशन की, अधिक नहीं, परेशान होने का नहीं, थोड़ा सा अटेंशन देना है, अपने आप याद आ जाएगा। बस मेरे क्वेश्चन का जवाब देते रहिए और सीखते रहिए। 1-2 बार गलती होगी, उसके बाद जब मास्टर हो जाएंगे आप दूसरे को बताने लायक हो जाएगा इतना। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस पहले तो टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। दरअसल हम हिंदी में तो समय कह देते हैं, समय सब तरह का समय को समय ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश एक अलग टाइप का लैंग्वेज है। पर्टिकुलर वर्क के लिए पर्टिकुलर उन्होंने शब्द बना रखा है। ये टेंस समय की अवस्था को बताता है। टेंस मतलब एक समय की अवस्था, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ठीक है, एक बीत गया, वो भी एक समय था जो बीता, जो अभी चल रहा है ये भी एक समय, जो आएगा ये भी एक समय का एक ग्रुप होगा, एक अवस्था होगी। इन अवस्थाओं में जो बात हम सोचते हैं या जो करते हैं या जो बोलते हैं, उसका जो रूल होता है वही टेंस का रूल। तो टेंस जैसे कि 3 अवस्था होता है, आप जानते हैं, एक बीत गया जो अभी है, एक आएगा। कौन कौन सा है 3? प्रेजेंट टेंस, आप स्कूल में कहते हैं प्रेजेंट सर, वही प्रेजेंट टेंस। इसमें हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट माने जो बीत गया, पीछे हो गया, पास्ट टेंस। और ये इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। ये जानते हैं आप, आसानी से जानते हैं। ये तो आता है। अब पर्टिकुलर प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस आते हैं, जो वाक्य हम सोचते हैं, जो हम काम करते हैं, उनकी इंग्लिश कैसे बनाया जाए उस पर आते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है वर्तमान का, हर समय को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, या हमने नहीं, ग्रामर में डिवाइड किया हुआ। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट है। ये 4 पार्ट आपको हर टेंस में आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं पार्टों से आप सेंटेंस सोचते हैं और इसकी इंग्लिश भी बनानी होती है। देखने में 4 है लेकिन बहुत ईजी है, एक एक करके आप समझेंगे। अगर एक समझ गए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चारों पार्ट को समझ गए, तो पास्ट और फ्यूचर का भी आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ते का टाइम होता है, अधिक से अधिक। थोड़ा सा दिल लगा के, मन लगा के काम करना है, और ये सोचना मुझे सीखना है। एक बार सोच लें तो जरूर सीख लें। आइए देखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया है, या अभी भी बताऊँ, कि जब हम इंग्लिश बनाने जाते हैं ना,
क्वेश्चन तो हमें सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है इंग्लिश में, लेकिन हमारे जवाब जो हम सोचते हैं ना हिंदी में सोचते हैं। अब उस हिंदी को हमें इंग्लिश में बनानी है। तो सबसे पहले जो हम हिंदी में हमने जो जवाब सोचा है उसको लिखना है इंग्लिश। तो जो इंग्लिश में हिंदी में हमने जवाब देने को सोचा है उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या है। तो पहला तो हम ये चेक करेंगे कि एक्शन वर्ड है कि नहीं, पहली ड्यूटी है। अगर एक्शन वर्ड है तो दूसरी ड्यूटी होती है उसके लास्ट वाले जो वर्डिंग आ रही है, लास्ट में जो साउंड आ रहा है वो कैसा साउंड आ रहा है, उसकी पहचान है टेंस की पहचान। पहचान मैं लिख दे रहा हूं, पहचान। ये पहचान केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होते हैं उनको कैसे पहचाने। वाक्य के अंत में जो वाक्य आप सोच रहे हैं उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि लगा होता है। जो वाक्य सोचते हैं उसके लास्ट में ता है, ती है, ते लगा। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं आप, लेकिन ध्यान नहीं देते। आज थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, ये कैसे बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, राम आम खाता है। ये मेरा पेटेंट सेंटेंस है। 1995 में जब मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो ये सब यूज करता था। उस समय बच्चों को बहुत अजीब सा लगता था। आज ये बहुत सारे टीचर और पब्लिशर इस सेंटेंस को यूज करते हैं। ऐसा नहीं था कि इसको पेटेंट करा लेता तो शायद मेरा नाम। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रामर के बुक्स और ट्रांसलेशन बुक्स में ये सेम सेंटेंस समझेंगे। और ये सारा मेरा रिसर्च वर्क से निकाला है कि एक एकदम उस बच्चे को जिसको कुछ इंग्लिश नहीं आती है उसको कैसे इंग्लिश सिखाया जाए, ये सोचा समझा और उसके बाद उसके मन के अनुसार मैंने इंग्लिश को ढाला। तब ये जाके मेरे ग्रामर्स के रूल्स बने हैं, बनाया मैंने। ये सारे सेंटेंस उसी के साथ। राम कितना इजी लिख सकता है वो आराम से, और राम के साथ आम भी याद रहेगा उसको, खाता है तो भी याद रहेगा। इसलिए मैंने ऐसे सेंटेंस को गढ़ा। अब इसमें देखिए ता है आ रहा है, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बहुत से बच्चे जो इसको कैसे बनाते हैं, फिर मैं ऐसे कहेंगे राम इज ईट मैंगो। अभी वीडियो देखने वाले बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा राम इज ईट मैंगो, ये लिखो यार, मुझे तो आता है ये, ऐसे लिखते भी है। ये नहीं कि मैं ऐसे कह रहा हूँ। जब मैं कॉपियाँ चेक करता हूँ, जो नए नए बच्चे आते हैं और कहते हैं सर मुझे तो टेंस आता है, तो मैं ऐसे ही चीज़ एक सेंटेंस छोटा सा देता हूँ। बहुत सारे 60% बच्चे जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं वो ऐसे इंग्लिश लिखते हैं और गलती हो जाती है। पेरेंट्स तो जानते हैं कि हमारा बच्चे को कम नंबर आया तो ट्यूशन लगाओ या कहीं अच्छे टीचर से पढ़ाओ, लेकिन बच्चे का जो रुतबा होता है, अपना स्टाइल होता है, नहीं भी आता है और इस तरह। तो आप इस चीज़ से सावधान रहिए। जब भी आप लिखने जाएं तो कृपया ऐसे ना लिखें। जो मैं नियम बता रहा हूँ प्रेजेंट उसको फॉलो करें। फॉलो करके देखें, आपका गलती नहीं, आपकी गलती नहीं होगी, कोई आपकी गलती काटेगा भी नहीं। दरअसल ये ऐसे होता नहीं, ये गलत है, टोटली रॉन्ग है। इसका नियम क्या होता है, इसका नियम कैसे बनाया जाता है। पहले सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम है, बहुत सिंपल नियम। सब्जेक्ट वर्ब में एस ईएस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट क्या होता है सर, आपने तो बताया नहीं। पिछले वीडियो में सब्जेक्ट को कैसे पहचाने बहुत अच्छी तरह बताया, आप उसको देखें। आप अगर फिर मैं वही बताते रहूं तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा। एक बार आप देखेंगे, केवल एक बार देखेंगे समझ जाएंगे। वर्ब क्या था, एक्शन वर्ड, ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट। ये जब आप ऐसे सजाना, अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बता दिया आपको। अब बनाते हैं इसको। पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है।
ये स्ट्रक्चर है हिंदी का। सब्जेक्ट बाद तुरंत ही ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। लेकिन देखिए इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब में एस फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा है स्ट्रक्चर, दोनों का अलग है ना। मैंने पहले भी बताया था कि इनका स्ट्रक्चर अलग। सब्जेक्ट में राम और वर्ब क्या है खाना, ईट, और फिर ऑब्जेक्ट है मैंगो। ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसमें एस लगाना है, यस लगाना है। ये एस यस कब लगेगा ये बता देता हूं। एस या ईएस कब लगता है, जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट या संज्ञा एक वचन हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट के स्थान पे ही, सी, इट या संज्ञा एक वचन, नाउन सिंगुलर नंबर हो तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है। एस कब होता है, ईएस कब होता है, ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप इतना समझिए इसमें एस ईएस लगे तो नाम है, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। राम इट्स मैंगो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस यस ये जो लिखवाया है आप याद रखिए, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ये आता है, ये मिस नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर ये चेक करता है कि बेसिक रूप से एस यस लगाने भी आता है कि आपको नहीं आता। आप कुछ कर सके तो कम से कम ये चीज तो याद कर लें, और आज ही याद कर लें और सुबह रिवीजन करें इसका। अगर ये भी सीख गया तो आपका ये सार्थक हो गया, 1 महीना सार्थक हो गया, ये समझिए। इतनी सी गलती सीधे आपको नीचे 30% पे ला देती है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और आपने ऐसी इंग्लिश लिखी जिसमें इतने ग्रामर की गलतियां हैं तो 30 या 33 से ऊपर नहीं जाएंगे आप। वो एग्जामिनर के मर्जी के ऊपर है कि आपको पास कर देता है, क्योंकि सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपने लिखा है। और ये ग्रामर गलत नहीं है, गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, अबव ऑफ 60 बच्चा क्रॉस करता है। तो इस चीज को ध्यान रखें, कोई कठिन नहीं है और लापरवाही नहीं करें। नेक्स्ट आता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अब निगेटिव कैसे बनता है ये देखते हैं। निगेटिव वही होता है जिसमें नहीं लगा रहता है। जैसे राम आम नहीं खाता है। ठीक है, नहीं लगा इसलिए निगेटिव हो गया। इसका नियम क्या होता है, इसका नियम सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब रहेगा। अब आता है इसमें डू और डज आ गया, किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज, इस पर भी ध्यान देना है आपको। डू लगता है किसके साथ, आई यू वी दे और संज्ञा एक वचन। उतारते जाइए इसको। डू डज ये नियम है आपका। तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ लिखता है, आई यू वी दे और संज्ञा बहुवचन के साथ डू लगाएंगे। और डज डज ही सी इट और संज्ञा एक वचन नहीं, संज्ञा बहुवचन के साथ, सॉरी संज्ञा बहुवचन।
बहुवचन के साथ, और डज, ही, सी, इट और संज्ञा एक वचन के साथ। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। अब क्या था हमारे पास, राम आम नहीं खाता। सब्जेक्ट लिखना है, राम सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये वर्ब। ऐसा हमने बताया पहले। राम है, अब डू डज में से कोई एक लगे। संज्ञा एक वचन है, राम एक ही है, एक वचन है, तो डज। और उसका तीसरे नंबर पे नॉट, ईट, मैंगो। अब यहां क्या गलती होती है, थोड़ा ध्यान रखें। बहुत ही स्मार्ट बनने लगते हैं, सोचते हैं अरे यार उसमें एसीएस, प्रेजेंट में एसीएस भी लगता है, ये ध्यान में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसा ही दिमाग बनता है। एसीएस इसमें तो लगता है प्रेजेंट टेंस में, तो डज नॉट लगा दिया, यहाँ पे एस भी लगा दिया, फिर जीरो पे आ गए। और सीढ़ी और सांप का जो खेल होता है ना लूडो में, फट से सांप ने काटा, जैसे ए से आप आ गए जीरो पे, जो चढ़ के गए थे 90 पे जा रहे थे, आ जाएंगे नीचे। यहाँ पे एस नहीं लगाना, डू डज लग गया तो एसीएस की जरूरत नहीं है, इस चीज का बी केयरफुल। ठीक है, ये समझिए। आइए आप इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब आप जानते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक होता है क्या राम आम खाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया ये। अब इसका नियम क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम होता है। वही हो गया, क्या राम आम खाता है, डज राम ईट मैंगो। ठीक है, उतारते जाइए साथ साथ में। और पहले भी मैं बता चुका हूं, अभी भी हमेशा बताता हूं कि जब मैं बताता रहता हूं तो आपको बहुत इजी लगेगा और इजीली समझ में जाएंगे। ये भी इनकी जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आने लगेगा। अगर वो प्रैक्टिस करें तो उनको भी इंग्लिश आने लगती है। मैंने इस तरीके से इसको संजोया है, इस तरीके से इनको अरेंज किया है पूरे ग्रामर को। ये मेरा क्रिएशन है, ये नहीं कि मैं कहीं से सीखा हूँ और कहीं से किताबों से सीखा। ये सारा बैठ बैठ के एक बच्चे के लिए मैंने बनाया है, एक कमजोर से बच्चे के लिए, तो बच्चे को कैसे सिखाया जाए कि वो बच्चा और खड़ा कर दिया उन बच्चों को। ठीक है ना, तो इसलिए उतारिए। अभी तो आपको समझ में आ जा रहा है, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाएंगे। जब हम प्रैक्टिस पेपर देंगे इसका तो आपसे गलती होगी, इसलिए अभी ध्यान से। इंट्रोगेटिव है, एक और नया शब्द जो मैंने क्रिएट किया वो लिख रहा हूँ, आप उसको समझिए। एक और रह गया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप लोग बुक्स में देखेंगे, सोचेंगे चलो बुक्स में देखेंगे, तो बुक्स भी तो किसी इंसान ने लिखा है, भगवान ने नहीं लिखा है, तो काफ़ी अलग सा लगेगा मेरा समझाया हो और उस बुक्स में। ठीक है ना, वो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट में साइकोलॉजी ज़्यादा विश्वास होता है, इस पर भी विश्वास कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप बना के अपने टीचर को दिखाइए, फिर डिफरेंस पता चलेगा। किताबें छूट जाएंगी, आप वीडियो से ही बनाना उचित समझेंगे। इसमें है प्रश्न भी रहेगा, नहीं भी। क्या राम आम नहीं खाता है। ठीक है, क्या भी है, नहीं। इसका नियम क्या है, पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नियम है।
क्या हो जाएगा? डज राम नॉट ईट मैंगो। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे रहता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये इधर से उधर हिला नहीं, हिल जाता है वो कभी कभी, क्योंकि लैंग्वेज है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जैसे हमारी कहावत है 4 कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे बदले वाणी। आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, आप बोलते हैं ना, वो 4 कोस तक ही जाता है। उस तरीके से बोलने वाले लोग मिलेंगे। 4 कोस से 5वां कोस पे चले जाएंगे, आपको अपने आप डिफरेंस पता चलेगा। जैसे हिंदी है, बंगाल से शुरू होता है, हरियाणा तक हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी का क्या रूप है आप अच्छी तरह जानते हैं। महाराष्ट्र तक हिंदी जाता, सब हिंदी भाषी क्षेत्र में कैसे हिंदी का क्या रूप होता है जानते हैं। सेम इंग्लिश का और किसी भी लैंग्वेज के साथ होता है। ये प्राकृतिक है, इसलिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ का रूल नहीं लगा सकते, आप फिजिक्स का रूल नहीं लगा सकते। तो जो हमने अरेंज किया ये बेसिक है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं या फिलोसोफर है, उनकी भी किताबें मैंने पढ़ी है। बहुत सा ग्रामेटिकल एरर होता है उनके लिखने में, तरीके में। ठीक है ना, हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में ग्रामर है उसी के हिसाब से बनाते हैं। डज राम नॉट ईट मैंगो, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक ये नया है डबल इंट्रोगेटिव। ये नहीं मिलता है, लेकिन मैं लिखता हूं डबल इंट्रोगेटिव। ये क्या होता है? राम आम क्यों खाता है? क्यों आगे? ठीक है, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये WH क्या है? WH आता है who, which, what, how, when। इनमें से कोई ऐसा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है यहाँ पे, तो ऐसे बनाएंगे। यह नियम है डबल इंट्रोगेटिव। मैं इसको हेडिंग डालता हूँ, ऐसे बताता हूँ। ठीक है, तो राम आम क्यों खाता है? पहले इसमें से एक जो सुटेबल लगाते हैं। Why does राम ईट मैंगो? ये नियम। सबसे मजेदार बात क्या है, जब आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस तरीके से लिखे रहते हैं। अभी मैं इसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाए, क्वेश्चन को देखकर ही कैसे आप लगाएंगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ये डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्म में। आप इसको अफर्मेटिव के फॉर्म में लिख दीजिए, जवाब एकदम सही। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ। रिवीजन करें और इसके बाद कैसे प्रैक्टिस करें नेक्स्ट वीडियो में